गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग करने वाले हैं टेस्ट 60 का एक्सप्लेनेशन। एक एक करके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, आ जाइए आप लोग। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, देखिए घास क्षेत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कटिबंधीय घास, घास भूमि। दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। अंतर दोनों में बस इतना है कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, कटिबंध में। अशीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि शीतोष्ण कटिबंध में, कटिबंध में। ठीक है, दोनों घास स्थल ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो है गर्मियों में वर्षा, दोनों में गर्मियों में वर्षा होती है यहाँ। इसको हम लोग सवाना भी कहते हैं, सवाना। ठीक है, अफ्रीका में सवाना मिलेगा आपको। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में लानूस, मेजन के ऊपर लानूस मिलेगा आपको। कि यहाँ जो घास भूमि होती है सवाना प्रकार की घास भूमि, इसमें घासों में वेरिएबिलिटी पाई जाती है, मतलब अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक जाते हैं घासों की लंबाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं घासों की लंबाई कम होती जाती है। यदा कदा वृक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, यहाँ घासें लंबी लंबी पाई जाती हैं, और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है घास से भरा होता है। वृक्ष यदा कदा कहीं दिखते हैं। और यह जो क्षेत्र है विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, अन्न भंडार। क्योंकि यहाँ गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अमन कुमार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, आ जाइए। अन्न का भंडार कहा जाता है इस, यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं बचता है, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ कह रहा है कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में क्या कहा जाता है, तो वहां कहा जाता है इसको स्टेपी। लेकिन अन्य स्थानों पे जाइएगा, जैसे उत्तर अमेरिका में इसको कहा जाता है प्रेयरी, प्रेयरी। इसी तरह जाइएगा दक्षिण अमेरिका में, तो इसको कहा जाता है पंपास। दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा, इसको कहा जाता है विल्ड। ठीक है, विल्ड। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा तो कहा जाता है डाउन्स। न्यूजीलैंड में जाइएगा तो कहा जाता है कैंटीबरी। और अगर हंगरी में जाइएगा तो इसको कहा जाता है पुस्ताज। तो अलग अलग नाम है इनके, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के। और ये कई बार पूछा भी जाता है। आशा कुमारी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं अब। तो इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वो एग्जामिनेशन में कई बार आते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्ताज हंगरी में, और स्टेपी कहा जाता है मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। ये वाला क्षेत्र जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्रेरी कहाँ है, पंपास कहाँ है, वेल्ड कहाँ है, ये सब। यहाँ पे लानोस है, लानो कंपोस भी एक है, कंपोस। ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और ये इधर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, अक्सर एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है, ये राज्य कौन है? तो अलास्का जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का सबसे बड़ा राज्य है जो पश्चिम में है, अमेरिका के पश्चिम में। ऊपर में आपको अलास्का दिखेगा, और अलास्का के बाद टेक्सास है, कैलिफोर्निया है। टेक्सास, कैलिफोर्निया, जो उसके बाद आता है अलास्का के बाद। और एक है रोड द्वीप। रोड द्वीप जो है ये सबसे छोटा प्रांत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। रोड द्वीप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रोड द्वीप पूर्वी भाग में आपको मिलेगा। उस संतृप्त भूगर्भिक इकाई को कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में की मदद करती है। देखिए, वाटर का लेवल जो होता है, प्री लेवल जो होता है वो असंतृप्त होता है, अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड जो लेयर होता है, अगर बोरिंग की जाती है भूमि से, यहाँ पर पानी जो पाया जाता है वो गंदा पाया जाता है, गंदा मिलेगा आपको। ठीक है, गंदा रहेगा। इसके बाद और नीचे जाते हैं तो पानी जो है संतृप्त मिलता है। संतृप्त का मतलब अब स्थिर पानी है। और यहां तक आते आते बोरिंग पानी जो है एकदम साफ मिलना शुरू होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं जलभृत या एक्विफायर। जलभृत या एक्विफर। और यहां से जो है जो कुआं होता है वो पानी लाने में यही संतृप्त सेचुरेटेड लेयर मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा जलभृत। ठीक है, एक्विफर। अब देखिए, इसमें कास्ट का जिक्र है। कास्ट वैसे स्थानों में पाया जाता है जहां चूना पत्थर के चट्टाने होती हैं। चूना पत्थर की चट्टानों वाले क्षेत्र को कास्ट कहा जाता है। चूना पत्थर चट्टानों वाले क्षेत्र। अब आप लोग हम लोग जानते हैं कि जहां भी चूना पत्थर पाया जाएगा वहां पर आपको अगर वर्षा होगी या भूमिगत जल होगा वो प्रतिक्रिया करेगी और खदकने लगेगा, वो फूलने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वहां पर पानी, भूमिगत पानी या वर्षा का जल प्रतिक्रिया करता है और कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो हम लोग कास्ट कहते हैं। ज्वार नदमुख या एस्चुरी। एस्चुरी जो होता है वो कहते हैं कि जब नदी जो है बिना डेल्टा बनाए और जाके सीधे समुद्र में मिल जाए, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। और वैसे क्या होता है कि जैसे नर्मदा है, नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो उसके पास गाद की मात्रा नहीं होती है, तो वो डेल्टा नहीं बनाती, सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती है। ताप्ती नदी है, वो ताप्ती नदी भी सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसा उसे एस्चुरी करते हैं जब नदी डेल्टा का निर्माण न करके सीधे समुद्र में मिल जाए। तो वहां पर जो है समुद्र का पानी, मीठा मीठा पानी, जल जो नदी का है वो भी, और समुद्र का पानी दोनों मिलता है स्थान को एस्चुरी कहा जाता है। तो इसका आंसर है जलभृत। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 डिग्री, चलिए इसका आंसर बनाइए, क्या है ये? ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है, देखिए आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह है, तो
यूएसए में है ये, यूएसए में। अब देखिए जो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये यूएसए के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, बीच से। अब यूएसए के मध्य से होकर जो गुजरती है, इस तरफ जो है, इस तरफ की भूमि पर्वतीय और पठारी प्रकार की है, और इस तरह की भूमि मैदानी है। इधर बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, खनिज तो इधर भी पाए जाते हैं, इधर बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। तो इस तरफ कई उद्योगों का विकास जो है अधिक हुआ है, अधिक। क्या इधर ज्यादा जनसंख्या भी है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा। एक तरफ मैदान ज्यादा है, कृषि कार्य भी खूब होता है, तो कच्चा बहुत सारा एथी भी मिल गया कच्चा माल के रूप में, खनिज भी मिलते हैं, तेल उल, पेंसिल्वेनिया वगैरह में तेल उल मिला, हालांकि पश्चिम में भी मिलता है तेल, इधर भी मिला, लोह अयस्क भी मिलता है अपलेशियन क्षेत्र में, और बहुत सारे खनिज इधर पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र जो है ज्यादा आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यूएसए में। तो इसको आर्थिक विभाजक रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट, चलिए, गयंती कुमारी, सही है आपका। चलिए मैं देखते हैं, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्याधिक ऊंचाई, मतलब 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। अब कह रहा है कि परिचय दे दिया, बोला कि इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय बमवर्षक विमान, यूरोपीय बमवर्षक विमान जा रहा था जापान में बम गिराने, ठीक है, वो आ रहा था जब लौट के, तो उस जो विमान है, वो विमान वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो बड़ा समस्या हो गया, कहा कि ऐसा क्या बात है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, वायुयान आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस समय खोज की गई, उस समय रॉसबी एक विद्वान थे, रॉसबी, उन्हें बताया कि ये विमान जो है वो एक पश्चिमी दिशा से 9 से 16 किलोमीटर ऊपर, 9 से 16 किलोमीटर किलोमीटर ऊपर पश्चिम से तेज हवाएं हवाएं की एक पट्टी चलती है, धरातल से 9 से 16 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, एक पट्टी चलती है, और इस पट्टी का उन्होंने नाम दिया जेट स्ट्रीम, और कहा कि इस जेट स्ट्रीम में आपका वायुयान फंस गया था, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इसमें हवाओं की गति बहुत तेज होती है, यहां तो कह रहा है 110, 110, ये होता है 110 पट्टी के बाहरी भाग में, के अंदर वाले भाग में बहुत ज्यादा होता है, 200 के करीब हो जाता है किलोमीटर प्रति आवर, और इसी को हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये पूरे ग्लोब में 4 जेट स्ट्रीम पाई जाती है, 4, और इनका निर्माण कैसे होता है, तापमान प्लस वायु दाब के प्रभाव से ये बनते हैं, ठीक है। और यह जेट स्ट्रीम जो है धरातल के मौसम पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। जितना भी धरातलीय घटना है, वर्षा से लेकर के बहुत सारी जो भी बादल बनना, खूब बारिश होना, सब इसका जो है प्रभाव होता है। जैसे इसका देखिए एक प्रभाव, हमारे यहाँ जाड़े में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इसको लाता है कौन, पश्चिमी जेट स्ट्रीम।
पश्चिमी जेट स्ट्रीम। हमारे यहाँ गर्मी में मानसून की बारिश होती है, और मानसून की जो बारिश होती है वो आता है क्यों? पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। जेट स्ट्रीम, सभी जेट धाराएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ठीक है, लेकिन एक जेट स्ट्रीम जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, उसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसका भारत के मानसून में बहुत प्रभाव रहता है, और उसी के कारण भारतीय मानसून की हवाएं जो हैं तेज होने चलती हैं। इस पर जेट स्ट्रीम सिद्धांत भी दिया गया है, और का काफी प्रभाव है मानसून पर। दूसरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो जाड़े में हमारे यहाँ वर्षा होता है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसको यही पश्चिमी जेट स्ट्रीम लेकर आता है भूमध्य सागर से यहाँ, ठीक है। तो ये इसका मौसम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इसी को कहते हैं जेट धाराएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व आरोपित घाटियों से होकर बहती है? बताइए। आर, वेद प्रकाश, को पूर्वारोपित घाटियों, या इसको कहते हैं पूर्ववर्ती घाटियां। वारोपित या पूर्ववर्ती। चलिए देखते हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, नदियों का जो दिशा होता है, गति जो दिशा होती है, दिशाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि वो किस पैटर्न से चल रही है, उनका किस तरह का प्रतिरूप है, नदी प्रतिरूप उसको कहते हैं। तो हम पाते हैं कुछ ऐसी नदियां वो ढाल के अनुरूप नहीं बह रही हैं, ठीक है, वो ढाल के अनुरूप नहीं बह रही हैं, बल्कि वह खुद अपना ढाल बना रही है, और बना के अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लिया कि कोई नदी पहले से बह रही थी, और यहाँ पर्वत उठना चालू हुए। अब जैसे जैसे पर्वत उठते जाएंगे, ये नदी उसको काटती जाएगी, वो वाले हिस्से में घाटी बना देगी, और उस घाटी में नदी बहती जाएगी। जैसे जैसे पर्वत उठ के, चाहे इतना बड़ा क्यों नहीं, उतना ऊंचा भी उठ जाए, ये उसके अंदर घाटी बनाकर अपना मार्ग तैयार कर लेगी। इस तरह की घाटी को, या जो भी है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती या पूर्वारोपित घाटी, ठीक है, जो ढाल के अनुरूप न बह के अपना खुद ढाल बनाती है, जो पर्वत के निर्माण के पहले से मौजूद है। तो पर्वत के निर्माण के पूर्व से मौजूद हो तो हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। जैसे उदाहरण में देखिएगा तो सिंधु, सतलज, तीस्ता, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो है घाटी बनाती है, जो जिस घाटी को, ये घाटी और गहरा होता जाता है। इस गहरी घाटी को हम लोग कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज, तो सिंधु गॉर्ज, सतलज गॉर्ज जिस घाटी से बहती है, तो सिंधु गॉर्ज, सतलज गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सतलज और सिंधु, तो इसका हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, ए आंसर इसका होगा। तो ये कहलाता है पूर्ववर्ती नदी। अब देखिए एक और होता है, ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा, ढाल का अनुसरण नहीं करती, नहीं करती। लेकिन एक होता है जिसको कहते हैं अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती घाटी, अनुवर्ती नदी। तो वैसी नदी जो ढाल के अनुरूप बहती है, तो कहते हैं अनुवर्ती नदी। जैसे जितने भी नदियां आप देखिएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब होगा गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी को हम लोग कहते हैं अनुवर्ती नदी। क्या एक और परवर्ती नदी भी होता है, परवर्ती। जब नदियां समकोण पर काटती हैं, जब नदी समकोण पर काटती हैं, जैसे देखिए नदी है, एक नदी जा रही है और एक नदी सीधे जाके ऐसे आके काट रही थी, इसको समकोणिक कहेंगे। जैसे सोन नदी है, गंगा को काटती है समकोण पर, तो हो जाएगा। इस तरह के नदी का पैटर्न आप देख सकते। ज्योग्राफी में हिस्ट्री आ गया जी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? क्या आप ही लोग बताइए किसने कराया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। बताइए जल्दी। बताइए नहीं रहे हैं, शांत हो गए। कहिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? कहाँ से आ गया हिस्ट्री का प्रश्न इसमें? गलती हो गया होगा टेक्निकल। बेरिंग जल संधि के संबंध में सही है। सही है, क्या क्या सही है? अमन जी अभी बोल रहे हैं बी। आशा जी बोल रहे हैं इल्तुतमिश नहीं है, नहीं है, तो दीन ऐबक है। चलिए देखिए, बेरिंग जल संधि और जल डमरू मध्य, देखिए कोई संकरी भूमि, क्या कोई संकरी भूमि जो दो महासागर को दो महासागरों को जोड़ती है, स्थल की कोई संकरी भूमि, तो इसको हम लोग कहते हैं जल संधि। तो जल संधि भी कहते हैं और इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जल डमरू मध्य भी कहते हैं। डमरू की तरह दिखता है, डमरू की तरह, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि बेरिंग जल संधि के संबंध में सही है। यहां पर है अलास्का, मैप में देखिएगा अलास्का, और यहां पर है रूस, यहां पर है आर्कटिक महासागर, यहां पर है प्रशांत महासागर, और यहीं पर ये जो है स्ट्रेट, इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि में है। अलास्का एवं रूस के बीच, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच, ये दोनों सही है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक तरफ अलास्का एक तरफ रूस है, बेरिंग आपको मिलेगा। इस बेरिंग ये हो गया आपका डी। याद रखिएगा जल संधि खूब आता है, बहुत सारी जल संधियां हैं, बराबर पूछी जाती है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? बताइए कहाँ है? डी। डी बता रहे हैं, युक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ था हमारे समय में, हिस्ट्री में एक काल हुआ, गोंडवाना काल। गोंडवाना काल। और इस समय क्या हुआ कि भारत में कई जगह पे भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। ठीक है, भ्रंश घाटी माने कई जगह की जमीन जो है वो ऐसे धंस गई, और जब धंस गई
तो बहुत सारे पेड़ पौधे, उस समय वृक्ष बड़े बड़े होते थे, तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो है इस भ्रंश में समा गए। आसपास पूरा जंगल था, जंगल वाला सारा जो पेड़ पौधे थे सब उसमें समा गए। अब समा गए तो बाद में ऊपर में परतदार चट्टान का निर्माण हो गया, परतदार चट्टान से ढके रह गए। तो यही ताप और दाब से आज मिल गया, वहां पर कोयला हमको मिलने लगा। और लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में यह घटना खूब हुई। दामोदर, महानदी, सोन, गोदावरी, इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त जो है गोंडवाना काल में आपको वनस्पतियां जो दबी वो कोयला बन गई। इसमें सभी घाटियां हैं, दामोदर घाटी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, सोन घाटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, महानदी घाटी भी है, गोदावरी घाटी, चारों घाटियों में हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक से अधिक, उत्तर हो जाएगा डी। क्या आंसर सब लोग सही बता रहे हैं? आसान वाला का सब सही बताते हैं। 79 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? फिर चुप हो गए आप लोग। क्या कहते हैं? देखिए, कई सारे असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी पाई जाता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि दो जब लेयर आता है, दो लेयर के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल फेज, उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में जो है कई लेयर पाए जाते हैं। कई लेयर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी जो परत है ये 35 से 40 किलोमीटर ऊंचाई वाला है पार्ट, 35 से 40 मोटाई। इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक जाइएगा, 2900 किलोमीटर तक इस भाग को हम लोग कहते हैं मेंटल या मेंटिल। 2900 से 6370 तक जाइएगा, कहीं 71-72 भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोड। क्या मेंटिल में भी प्री मेंटल अलग है, मध्य मेंटल अलग है, यहाँ पर एक निचला मेंटल अलग है। क्रोड में भी अपर क्रोड अलग है और लोअर क्रोड अलग है। क्या है? अलग है। और इस बीच में कई सारे डिसकंटिन्यूटी पाई जाती। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमको मिलता है यहां पर डिसकंटिन्यूटी, तो कहते हैं मोहोरोविक। मोहोरोविक, ठीक है। और मेंटल और क्रोड के बीच में जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं टेनबर्ग। और यही दो जो है सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। मैंने विद्वान लोग जो विश्वास करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है, इन दोनों को ही सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। लेकिन और भी डिसकंटिन्यूटी है जिसको कि कई विद्वान मान्यता नहीं देते हैं। जैसे कहता है क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में भी यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो कहता है कोनार्ड। तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं कि उतना जो है प्रमाणिक नहीं है। विद्वानों ने कई इसको इनकार भी कर दिया है। दूसरा लोग कहते हैं रैपिटी। रैपिटी कहता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, इसको भी कई लोग नहीं मानते हैं, रैपिटी को भी। और एक है लेहमेन। लेहमेन ये ऊपरी
और लोअर क्रोड के बीच में पाया जाता है। तो इसको भी कई लोग नहीं मानते। जो सबसे ज्यादा मान्यता मिली है वो मोहरोविक को और गुटेनबर्ग को। ठीक है, यही चार को। क्या करा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है तो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मोहरोविक। क्या मोहरोविक महोदय के नाम पे इसका नाम मोहरोविक पड़ा है। तो कोनार्ड, अब मान लिया याद करना है तो याद कर ले सकते हैं, कोनार्ड को, मोहरोविक को, रेपटी को, गुटनबर्ग को, लेहमैन को। 5 का सीरीज याद रखिएगा। ये लगातार है पृथ्वी के निचले भागों में, आंतरिक भागों में। आकाश में उर्सा मेजर क्या है? अब जरा बताइए, उर्सा मेजर क्या है? का तो बता दिए आप लोग। क्या बताइए, उर्सा मेजर क्या है? देखिए, जब रात को आप देखिएगा आकाश को, जब रात को आप देखिएगा आकाश को, तो तारे का विभिन्न आपका रूप दिखाई देगा, विभिन्न साइज दिखाई देगा। जो तारों का विभिन्न जो साइज है या विभिन्न रूप है, तो हम लोग कहते हैं तारामंडल, या उसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल या तारामंडल। पूरे जो आप देख, पूरे तारामंडल में से अभी तक जो ज्ञात किया गया है, वो ज्ञात किया गया कुल 88, कुल 88 तारामंडल खोजे गए हैं। इनमें बहुत सारे नाम है, जैसे उर्सा मेजर, सा मेजर, इसी को कहते हैं सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। इसी को बिग, बड़ा भालू भी कहते हैं, बिग बियर, बिग बियर। क्या है? उर्सा मेजर, सप्तऋषि या बड़ा भालू, इसी को कहते हैं। फिर और भी कई तारामंडल है, जैसे सा माइनर, जैसे ओरियन, जैसे वृष या वृषभ, मिथुन, सिंह। हम लोग का जो राशि है वो राशियों के नाम पे आपको दिखेगा बहुत सारे तारामंडल। तो ये सब तारामंडल है, इसका आंसर हो जाएगा सा मेजर क्या है? तारामंडल है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्नलिखित में किस देशों से, बताइए आप लोग। इनसे मिलती है? क्या है? एक एक करके बताइए। नामीबिया तो है, अंगोला नहीं है। जाम्बिक तो है, जानिया नहीं है। नामीबिया है, बोत्सवाना भी है। ये हो जाएगा आपका। दक्षिण अफ्रीका की जो सीमा है वो मिलता है नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिक, लिसोथो। लिसोथो तो इसी के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है लिसोथो। फिर और जिम्बाब्वे,
जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड भी है। क्या है? ये सब कंट्री हैं जिनकी जिनकी सीमा दक्षिण अफ्रीका से मिलती है। बी बी। हाँ। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया है, याद रखिएगा। प्रशासनिक राजधानी वो है प्रिटोरिया। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। और विधायी राजधानी है केप टाउन। इसका आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर को तरोताजा रखने के गुण से युक्त आरोग्य पाचा वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में है? आरोग्य पाचा, बताइए। आरोग्य पाचा किस क्षेत्र में मिलता है? देखिए, आरोग्य पाचा जो एक वनस्पति है ये मिलता है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। तो इसको बहुत बाद में पहचाना गया, लेकिन वहाँ की जो जनजाति है, जनजाति का नाम था कानी समुदाय के लोग। तो कानी समुदाय के लोग के बारे में जानते थे कि यह जो है वनस्पति पाई जाती है, एनर्जी ड्रिंक है, तो खाने से तो उसका गुण के बारे में वो परिचित थे। बाद में 1880 के आसपास लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो फिर दवाएं बनी, जीवनी बूटी करके दवाएं आई, बनी भी। वो आरोग्य पाचा पश्चिमी घाट में ये मिलता था, कानी समुदाय के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा, ट्राइकोपस जेलेनिकस। इसे खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे खोजिएगा तो आपको इसके बारे में, वनस्पति के बारे में पता चल जाएगा। ट्राइकोपस जेलेनिकस का नाम है और इससे बनता है दवाई भी। पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? ठीक है, बताइए, आप लोग बिहार के हैं, किसको सबसे ज्यादा आपदा वाला माना जाएगा? वर्ष 2004, 2007, 2011? देखिए, 2007 वाला जो वर्ष था में जो बाढ़ आया था, 19 जिले 19 जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए और इससे जान और माल का बहुत नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि 3 साल के बाढ़ के बराबर नुकसान जो है इस साल हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी? कौन सी जो गैर एशियाई पर्वत चोटी? माउंट एल्ब्रुस, किल्ले, माउंट एकांकागुआ। क्या है?
बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, दक्षिण अमेरिका में जाइएगा। दक्षिण अमेरिका में आपको लगातार लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई में पर्वत दिखे। तब ऊपर से नीचे को हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वत। ठीक है। एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है। और इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है। अब इसी में आपको एंडीज पर्वत पर ही चिली और अर्जेंटीना के बीच में, यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना के बीच में यहाँ पर आपको एक चोटी दिखेगी। चोटी का नाम है कांकागुआ। कांका। और यह जो है सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर, कांकागुआ। तो देखिएगा मैप में, एटलस में, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है यह। चिली अर्जेंटीना सीमा पर कई सारे ज्वालामुखी पर्वत चोटियां भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। या माउंट कोटोपेक्सी, उजेस डेल सेलाडो, तरह से आपको यहाँ पे कई मिल। नेक्स्ट देख, आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? क्या जवाब दीजिए। आजादी के बाद कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? कोई नहीं। चलिए देखिए, एक बंदरगाह है गुजरात में, तो कहते हैं कांडला बंदरगाह। सर, कांडला बंदरगाह। और यह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय। अब ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। जब ज्वार आता है तो सामान्य से उस समुद्र का जल स्तर ऊपर उठा आता है और भाटा में सामान्य से नीचे आ जाता है। तो जब ज्वार आता है, सामान्य से जब ऊपर उठता है जल, तो उस समय यह खुल जाता है। उस तरह का पतन या उस तरह का बंदरगाह कि जब ज्वार के समय खुले, तो हम लोग कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। ये एक ज्वारीय बंदरगाह। और यही जो है आजादी के बाद पहला, आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया। का अब नया नाम हो गया है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है। पश्चिमी तट पर मौजूद एक प्रमुख बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कांड। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा
और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? आम, महुआ, इमली। तेरी, आम, महुआ, इमली। देखिए यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा, संथाल और मुंडा जिस पेड़ को सबसे ज्यादा पूजते हैं तो हम लोग कहते हैं सखुआ। ठीक है, सखुआ। सखुआ के पेड़ को ये लोग पूजता है। इन लोग का मानना होता है, सखुआ इसको शाल वृक्ष भी कहते हैं। इन लोग का मानना होता है कि इनकी एक देवी होती है जिनका लोग पूजते हैं। देवी को कहते हैं सरना देवी। सरना देवी का मानना होता है कि ये सरना देवी का घर होता है, घर होता है। इसी के लिए वो लोग सखुआ की पूजा करते हैं। सरना देवी उनकी प्रमुख है। सर बहुत स्लो है, थोड़ा फास्ट करिए। फास्ट मोड में चलें तो ठीक है, फास्ट मोड में। अब तो ये जो सरना देवी है उनकी पूजा ये लोग करते हैं संथाल। अब इस यहाँ पर है नहीं सखुआ दिया हुआ, अब यहाँ पे दिया हुआ है महुआ। ये लोग महुआ का भी पूजा करते हैं, महुआ की भी पूजा करते हैं। क्या ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा सी। अगर सखुआ दिया रहता तो ज्यादा बढ़िया होता। महुआ दिए हुए है। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल है? सामुदायिक भागीदारी का मतलब होता है समुदाय की भागीदारी हो, समुदाय की भागीदारी हो। संयुक्त वन प्रबंधन समुदाय चाहिए, बीज बचाओ आंदोलन में भी समुदाय चाहिए, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, इसके लिए समुदाय की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मिलकर कर लेंगे कि इतना से इतना तक इसका एक सीमांकन करना है। इसमें समुदाय की कोई भागीदारी शामिल नहीं है। बीज संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ था। क्या है वो हुआ था? इसलिए कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज इस्तेमाल किए जा रहे थे बहुत हरित क्रांति में। तो लोग जो है कहे कि नहीं नहीं नहीं, इतना इतना भी हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं इस्तेमाल करिए, कुछ जो है प्राकृतिक तरीके से उगने दीजिए। उसी का ही विरोध था। चलिए, भारत में किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। बताइए, इसका अच्छा सवाल है ये। बताइए को जो है पहाड़ियों, लुढ़कती पहाड़ियां कहा जाता है? ये कहा जाता है मिजोरम का। यहां पर जो है मिजोरम में पहाड़ियां ऐसे हैं, ये पहाड़ी है और ये घाटी है, फिर पहाड़ी है, फिर घाटी है, फिर पहाड़ी है, फिर घाटी है। कई छोटी छोटी पहाड़ियों और घाटियों की भूमि है। तो ये ऐसे प्रतीत होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि है। वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पहाड़ियां हैं, और उत्तर दक्षिण पहाड़ियां तो इस तरह से देखने में प्रतीत होता है। तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत भूक्षेत्र के मृदा को कुल कितने भागों में विभक्त किया गया? देखिए क्या हुआ था, जो 1956 का जो ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय मिट्टियों को 4 प्रमुख वर्ग और 4 लघु वर्ग, प्रमुख प्रकार 4 लघु प्रकार में बांटा। इसमें था जलोढ़ मिट्टी,
काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी दोनों शामिल था, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। यही 4 मिट्टी है जो विस्तार से हमारे देश में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो 4 थे, पर्वतीय मिट्टी, मिट्टी, लवणीय मिट्टी और एक तो पीट या दलदली मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी। 4 लघु प्रकार और 4 प्रमुख प्रकार, कुल कितने हो गए? 8 हो जाएगा इसका आंसर 8। ठीक है, बी नहीं, बी नहीं है जी, हिमाचल प्रदेश, जयंती कुमारी का नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है, 8 प्रकार में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है, सही है। संबलपुर उड़ीसा महानदी, ठीक है। इटावा यूपी जमुना नदी, ठीक है। तो से सब तो ठीक है, सही नहीं है, कोई सही नहीं है, सब सही है। क्या आंसर इसका? ई। चलिए, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, इलिप्टिकल, हाँ, दीर्घवृत्ताकार उसको कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, क्या कार। आप कहेंगे कैसे? इस तरह का, मान लिया कि ये सूर्य है, सन, और जो मार्ग है इस तरह का है, आकार। इससे क्या होता है कि हर ग्रह जो है, ये केपलर के नियम के अनुसार है ग्रहों का, हर ग्रह किसी खास समय में सूर्य के सबसे नजदीक होता है और किसी खास समय में सूर्य के सबसे दूर होता है। तो हम लोग पृथ्वी के संदर्भ में अपसौर और उपसौर कहते हैं। ठीक है, पेरीहिलियन और एपीहिलियन, जब सबसे नजदीक होता है तो पेरीहिलियन, और जब सबसे दूर होता है तो उसको कहते हैं एपीहिलियन। ये क्यों होता है? इसका पाथ जो इलिप्टिकल है, अंडाकार है, अगर पूरा गोल होता तो एक समान दूरी पे मौजूद होता। क्या आंसर हो जाएगा? अंडाकार। ठीक है, चलिए, इलिप्टिकल, अपसौर उपसौर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित? सेशेल्स जो है अफ्रीका के भारत के एकदम नीचे चले जाइए, मेडागास्कर के बगल में आपको मिलेगा। अफ्रीका से 1500 किलोमीटर दूर है और भारत से भी अप्रोक्स उतना ही है सेशेल्स। एकदम द्वीपों का समूह है ये, द्वीपों का समूह, सेशेल्स। ठीक है, और यहाँ लगभग जो है आपको 115 द्वीप पाए जाते हैं, तो 15 द्वीपों का की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इसकी राजधानी है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है माहे है, सबसे बड़ा द्वीप माहे। अरे यहाँ भी माहे है लेकिन द्वीप नहीं है वो, ये सेशेल्स कंट्री है। सब द्वीप पर लोग नहीं रहते हैं, कुछ ही द्वीप है जिस पर लोग रहते हैं, बाकी सब ऐसे ही निर्जन है, आबादी नहीं है ज्यादा इस देश। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो कि के लिए सक्षम होता है। ग्रीन हाउस गैस जो होता है आपका समान रूप से दृश्य और अवरक्त, इंफ्रारेड होता है, नहीं, गलत हो जाएगा, विजुअल भी नहीं होता है,
अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, ये भी नहीं होगा। कहाँ है जी? न दृश्य और न ही अवरक्त, ये हो जाएगा इसका आंसर। ग्रीन हाउस गैस है तो न तो दिखता है और न ही इंफ्रारेड रेडिएशन है इसका आंसर हो जाएगा 94 का सी। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस है, कौन कौन आता है? CO2, CH4, O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तीन तो सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं, क से कार्बन डाइऑक्साइड, ई से मीथेन, और ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो तीन बड़े गैस हैं। उसके बाद ओजोन भी आता है, ओजोन भी आता है, CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। फिर N2O तो हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और हाँ, क्या CFC होता है, ये सल्फर फ्लोराइड। ये तीन गैस है सबसे प्रमुख, जो न दृश्य है न ही इंफ्रारेड रेडिएशन है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है? देखिए, ये तो इलीगल है। रेट होल माइनिंग को NGT ने इलीगल करार कर दे दिया है। 94 का आंसर है सर, क्या कहा? हिंद महासागर, तो हिंद महासागर बोले थे ना, हिंद महासागर में है। हाँ, रेट होल माइनिंग जो है वो बैन किया हुआ है भारत में 2014 से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 से रेट होल माइनिंग जो है वो माइनिंग को बैन कर दिया। क्यों बैन किया बताते हैं। देखिए क्या होता था, चूहा कैसे बिल बनाता है, और चूहा बिल बना के अंदर तक जाता है। कुछ लोग क्या करते थे कि बहुत खतरनाक ये काम है, मान लिया कि कोई चट्टान है अंदर में, और उसको बिल बना के अंदर घुसना, जिसमें कि मुश्किल से एक आदमी घुसे, और घुस करके और फिर उसे खोद खोद के कोयला को निकालना और निकालना, ये प्रक्रिया कहलाती थी रेट होल माइनिंग। और यह प्रक्रिया से कई मजदूर मर जाते थे दब, उसी में दब के, और ये स्थिति कि सफोकेशन से भी मर जा सकते थे। ये कारण था कि धीरे से इनको NGT जो है 2014 में बैन, लेकिन अभी भी इलीगल रूप से इसको अवैध रूप से किया जाता है, अवैध रूप से, अवैध रूप से किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, ये याद रखिएगा, मेघालय में। मेघालय, ठीक है, के लिए बदनाम है मेघालय, राइट होल माइनिंग। चलिए, काफी लोग इससे मरने लगे थे, तो यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ने कहा कि इसको बैन कीजिए, फिर भी लोग कर रहा है। कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार है? देखिए, जो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण है में अरुणाचल प्रदेश को कहा गया है, यहाँ ग्रेफाइट का भंडार है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है कोयले को ही अगर रखा जाए लंबे समय तक ताप और दाब पर, ये बन जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, ताप और दाब, ताप और दाब पर। और ग्रेफाइट को भी अगर ताप और दाब पर रखिएगा, दाब पर, ये बन जाएगा हीरा। ठीक है, ये सब कायांतरित चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टान। अरुणाचल प्रदेश में इसका भंडार है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र जंगलों में संग्रहित कार्बन के महत्व
कार्बन उत्सर्जन में कमी और कार्बन उत्पादन को कम करने के लिए निवेश के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए REDD नामक कार्यक्रम संचालित कर रहा है 2008 से। का पूर्ण रूप क्या है? ये कह रहा है इसका पूर्ण रूप क्या? इसका पूर्ण रूप है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ग्रेड का ये है क्या? क्या रिन्यूएबल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। रिड्यूसिंग डिसइंटीग्रेशन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से है। चलिए, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972, ठीक है, स्टॉकहोम में। अब इसमें हुआ था क्या? बौद्धिक संपदा अधिकार, सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सीजन। देखिए यहाँ इसी में आया था NEP क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसी में आया था UNEP, ठीक है। अब इसी के UNEP के ही तत्वावधान में अब जो है हर साल जो होता है सम्मेलन होता है, पर्यावरण सम्मेलन। हालांकि UNFCCC कहते हैं उसका, अब एक यूनिट है, वही हर साल अब कराता है, जिसको कहते हैं हमेशा हर साल पर्यावरण सम्मेलन जो होता है। ये हुआ था आपको 1972 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। फेमस तेल क्षेत्र जहां से तेल निकाला जाता है, गुजरात हो जाएगा इसका अंकलेश्वर। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर, 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों से युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ लंबे समय तक ब्रिटिशों का शासन रहा है। अब ये जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था, इनके समझिए कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था फैला हुआ, और पूरे साम्राज्य का सबसे मिडिल पार्ट जो था तो माना गया नागपुर को, ठीक है। वहीं पर ये 0 माइलस्टोन की स्थापना की गई, 0 माइल। और ये जो हुआ था 1707 में। काम बहुत पहले ही हुआ है, 1707 में। और किस नाम से हुआ था? तो ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ, तो किसी संस्थान के तहत ये बनाया गया था, और इसको कहा गया था भारत का केंद्र है, पूरा भारत साम्राज्य का भारत के केंद्र पर, बीचों बीच। अब क्या है कि अगर मान लिया कहीं किसी की दूरी मापनी है तो यहीं से लिया जाता था, माना जाता था कि यहां से कितनी दूर है, भारत के सेंटर से कितना दूर है। सेंटर कौन है? नागपुर। देखा जाता था कि दूरियों को मापने के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दूरियों को मापने के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। संदर्भ यहीं से लेते थे इसको। ये हो गया आपका नागपुर।
लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित? दार्जिलिंग में है, यहीं पे लेप्चा पाया जाता है, सिक्किम में। उत्तरी दार्जिलिंग होगा, हिमाचल दार्जिलिंग है। सिक्किम और उधर जो है लेप्चा जनजाति पाई जाती है, वहीं पे ये लेप्चा लोकगीत हमारे यहाँ चलता है। बच्चा जब जन्म लेते हैं तो हमारे यहाँ भी गीत गाई जाती है, इस तरह का ये भी एक गीत। किसान फलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि वे भोज्य पदार्थ हैं और तेजी से उगते हैं। वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। खड़े बहुत कम पानी, नहीं ये होगा इसका। जड़ों में जो बैक्टीरिया का आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले पौधों को लगाते हैं, एक तरह से मिट्टी को जो है पोषण मिलता है। आंसर हो जाएगा बी। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी देखिए हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मणिकर्ण, पे पार्वती घाटी स्थित है और वहीं पे लगाया जा रहा है भूतापीय संयंत्र। हालांकि अभी तक लगा नहीं है, कितना महंगा होता है संयंत्र, इसको सरकार अभी तक लगाई नहीं है, लेकिन तो चिन्हित करके रखी है। माना जाता है कि यहाँ पर भूतापीय लगाने का एक स्थान है, वह स्थान है मणिकर्ण। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इनका हो जाएगा अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही नदी हमजा नदी, ठीक है, लगभग किस नदी के समान लंबी? देखिए कहा जाता है कि अमेजन नदी सरफेस के ऊपर से चल रही है और सरफेस के नीचे लगभग 4000 मीटर के नीचे, 4 किलोमीटर नीचे एक और नदी चल रही है जिसको कहा जाता है हमजा। हमजा सरफेस से लगभग 4000 मीटर नीचे है और ठीक इसी के समानांतर है। इसकी लंबाई अमेजन की 6000 किलोमीटर है। इस हमजा की भी लंबाई जो है वो 6000 किलोमीटर, दोनों इसी के बराबर है। समझ, इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। क्या है? तो 4 का ए। पाइथन जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, ठीक है, पाइथन बांध, जैकवाड़ी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक जापान की मदद से किया गया है, वो किस नदी पर है? ये है आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर। सर हो जाएगा गोदावरी, जापान के मदद से बनाया गया है। का भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर सर्वाधिक उपलब्ध, भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़, कुल भूमि के लगभग 43% भाग पर। ठीक है, लाल मिट्टी है 15% भाग पे, 18 भी लिखता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, ठीक है,
चौड़ाई किनके बीच है? 30 से 55, 15 से 25, 10 से 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखे हुए, किलोमीटर रहना चाहिए। है तो 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर है। आगे जाके पूर्वी साइड में यह चपटा होता गया, कम चौड़ाई है। पश्चिमी साइड में इसकी चौड़ाई ठीक ठाक है, 50 मीटर। अब इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा? ई। युक्त में से कोई नहीं। अगर किलोमीटर रहता तो सी होता। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ किलोमीटर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आप लोग कमेंट करना बंद कर दिए जी, कमेंट करिए कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक सघन माने सघनता पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे पहले है बिहार, 1106। फिर है पश्चिम बंगाल, 1038 है या 1028 है सर, 1028। अब तीसरे स्थान पर है केरल, 860। यहाँ दिया हुआ है बिहार, सर हो जाएगा बिहार। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? गोंड। गोंड जो है वो तो मिलता है एमपी, छत्तीसगढ़। मुंडा, मुंडा तो मिलता है झारखंड, झारखंड एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। डोंगरिया कोंड तो मिलता है उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये। में से कोई नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा आदिवासी समाज? अरुणाचल हिमालय समुद्र, कोई नहीं है। उड़ीसा में है, एमपी में है, मुंडा झारखंड में है। ई नहीं होगा इसका आंसर, आंसर होगा ई। युक्त में से कोई नहीं। ये मिलता है डोंगरिया कोंड कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो 10 करा। भारत स्वदेशी क्या है? अब ले आई तो हिस्ट्रियों के रहता है। भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई। विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है। एक चरखा रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 110 का तो सब बना दीजिएगा आप लोग। तो भारत में स्वदेशी चला था आंदोलन, उसका मतलब है जो भारत में बना है, जो भारत में उत्पादित हुआ है। तो असहयोग आंदोलन के समय स्वदेशी जो है मूवमेंट भी चला था। ये हो गया आपका डिस्कशन पूरा। ए ठीक है, चलिए नेक्स्ट।